अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी का यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाज़िर हूँ और हम अपनी डिस्कशन सीरीज़ पाकिस्तान 2047 में के सिलसिले में दोबारा हाज़िर हैं। एक और बहुत एस्टीम्ड हमारे रिस्पेक्टेड यूसुफ साहब ने आज हमारे लिए टाइम निकाला है और हम उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक को उठाएंगे जो मैंने अपने प्रमोशन में भी आपसे कहा था कि ये पाकिस्तान कैसे बनेगा। वो जो 2047 में हम एक सोचते हैं कि पाकिस्तान ऐसा हो तो कैसा बनेगा। और यूसुफ साहब का अगर मैं थोड़ा सा क्विक इंट्रो दूं, वैसे तो माशाल्लाह इट्स अ स्पैन ऑफ एक करियर है माशाल्लाह उनका और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस का। लेकिन आज के टॉपिक से रेलेवेंट अगर मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं तो एक स्कॉलर हैं, डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर हैं, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड। उनके ओपिनियंस जो हैं वो दुनिया की सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो कंसिडर करती हैं अपनी पॉलिसीज़ में। और फैसिलिटेटर हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं। ये तो वो सिखाने वाला जो यूटोपिया के अंदर एलिमेंट है, सीखने सिखाने वाला, तो आराम से यूसुफ साहब तो हम मेंटर की तरह उनको कंसिडर करते हैं। रिसर्चर हैं, रिपोर्टर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। और इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में पायनियर्स में से उनको शुमार किया जाता है। तो पाकिस्तान की शान है एक तरह से। हमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया है मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स में, कंट्रीज़ की बैंक्स को एडवाइस करते हैं। तो आज का टॉपिक भी उनके दिल से भी काफ़ी करीब है, हमारी प्री डिस्कशन हो रही थी। तो ये इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, यूजुअली हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि ये दो अलग चीज़ें हैं कि या तो आप वो सूद बेस्ड दुनिया में आप जा सकते हैं या आप जो है एक इस्लामिक बिल्कुल ही वो रिलीजियस उसमें चले जाएं। और मैंने जितना यूसुफ साहब को सुना है उसमें यह है कि नहीं भाई, एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल एग्जिस्ट करता है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी है और इस एरिया में जो है वो एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं यूसुफ साहब। तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक को जो है थोड़ा सा हम अपनी ऑडियंस के लिए आसान लफ्ज़ों में लेकर आएँ ताकि उनको समझ आए कि भाई इस्लामिक इकोनॉमिक्स, इस्लामिक फाइनेंस क्या होती है। और उसको फिर हम जो है डिस्कशन को आज उस टॉपिक पे हम आगे लेके चलेंगे। तो विद दैट यूसुफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे लिए आज आप हाजिर हुए हैं हमारी ऑडियंस के लिए। शुरुआत करते हुए यूसुफ साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और वहाँ से फिर आई थिंक गुफ्तगू को लेके चलते हैं कि 14 अगस्त 2047 पाकिस्तान जो है वो 100 साल का हो गया। आप सुबह को उठते हैं और आप अपनी विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर देखते हैं तो आपको कैसा पाकिस्तान नज़र आता है या आप कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? जी यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे आपके साथ आऊं। और ऐसा सवाल आपने मुझसे किया है कि ना तो मैंने पाकिस्तान को बनते देखा, और चूंकि मैं अब उम्र के उस हिस्से में हूं कि मालूम नहीं मैं पाकिस्तान को 100 साल में देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। मगर जितना भी मैंने पाकिस्तान देखा, मैंने बहुत अच्छा पाकिस्तान देखा। उसके बाद मैंने बहुत ख़राब पाकिस्तान देखा, फिर मैंने बहुत अच्छा पाकिस्तान देखा, और फिर मैंने बहुत ख़राब पाकिस्तान देखा। और आज जो मैं पाकिस्तान देख रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला से सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला वो हुक्म दे दे जिसके लिए तूने ये मुल्क बनाया था। जो इतनी लाखों करोड़ों जानें गई, हमारे प्यारे गए, वो इसलिए नहीं गए थे कि हम मुल्क को इस हाल में लेके आ जाएं। वो इसलिए गए थे कि ये एक पाक वतन हो। मैं 100 साल में पाकिस्तान को पाक वतन देखना चाहता हूँ। मैं सूद से पाक नहीं देखना चाहता, मैं रिबा से पाक देखना चाहता हूँ। रिबा क्या है? रिबा समाजी बुराई है। मैं पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर हुकूकुल इबाद पूरे हो रहे हैं, हुकूक अल्लाह पूरा हो रहा है। क्योंकि देखें, मैं उम्मत मोहम्मदी में से हूँ, जो कि इकोनॉमिस्ट भी थे, एक जनरल भी थे, एक एग्जीक्यूटिव जज भी थे,
और उन्होंने खुद एक बहुत बड़ी रियासत की जिम्मेदारी ली और रियासत बनाई और रियासत छोड़ के गए। मैं वो देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है वो मस्जिद में बैठा हुआ है, सुबह आ जाता है फजर के वक्त और रात को इशा पढ़ के और तहज्जुद पढ़ के जाता है। नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि अपने 24 घंटे में से 5-5, 10-10 मिनट निकाल के अल्लाह ताला को याद करो, क्योंकि उसी ने ये रहमतें और ये बरकतें दी हैं। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर शख्स अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। आप कुछ भी ना करें मगर सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप तमाम समाजी बुराइयों से बच जाएंगे। और समाजी बुराई जो है वो फिर जन्म देती है बहुत सी चीज़ों को। उसमें फिर सूद भी आता है, उसमें तुम्हारबाजी भी आती है, उसमें जुआ भी आता है, गीबत भी आती है, वो सब चीज़ें बनती चली जाती हैं। लेकिन हम जिस लेवल पे इस वक्त खड़े हैं उस लेवल पे हम खोए हुए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। लीडरशिप का फुकदान है। इस्लाम के माशी निज़ाम में लीडर जो है उसका काम जो है वो सड़कें बनाना नहीं है, वो नौकरी देना नहीं है, वो रिस्क देना नहीं है। ये सब काम अल्लाह के हैं, अल्लाह ने अपने जिम्मे रखे हैं। लीडर का काम है कौम बनाना, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। और जब वो कौम बन जाती है तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, फिर वो पॉलिसीज बनाती है, फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करती है, फिर वो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आती है, फिर वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाती। मैं पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ एक अच्छे लीडर के ताबे, वो कौम जो अल्लाह का शुक्र अदा करती है सुबह, दोपहर और शाम। मेरी ख्वाहिश यही है कि जब मैं इंशाअल्लाह ताला अगर उठा 100 साल देखने के लिए तो मैं आज का पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। उससे पहले मैं अल्लाह से चाहूंगा कि अल्लाह पाक अगर 100 साल के बाद भी आपने मुझे यही दिखाना है तो फिर मुझे बुला लीजिए। मैं नहीं देखूंगा, मैं देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इतना देख लिया है कि अब मैं सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये पाक वतन है, इसको पाक ही रख। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सर, आपने अपने विजन आपने हमारे सामने रख दिया है और बहुत ही खूबसूरत विजन है ये पाकिस्तान। तो मैं भी देखना चाहता हूँ और आई एम श्योर बहुत सारे हमारे सुनने वाले भी देखना चाहते होंगे। अब आपकी इस बात को मैंने नोट कर लिया कि आपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आपने एक तरह से हमें ये बात बताई कि अच्छा पाकिस्तान भी देखा, बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा, एक अप्स एंड डाउन्स आपने हमें एक तरह से शेयर किया आपकी माशाल्लाह लाइफ से। जी। तो अब इसकी अगर हम थोड़े से एक नटशेल आपसे लेना चाहें कि वो क्या अच्छाइयाँ थी जो आप चाहेंगे कि दोबारा से आएं, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बुरा हो गया था तो वो हम अवॉइड करें। अगर हम वहाँ से अब बात को आगे ले चलें, वो ऐसी क्या बातें थी? देखें, मुझे पाकिस्तान जो याद आता है 1958 से आता है। ठीक। मैं 1958 में 5 साल का था। ठीक है, मेरी उम्र इस वक्त 67 है। माशाल्लाह। 58 से मैंने जब पाकिस्तान देखना शुरू किया तो मैंने पाकिस्तान, मेरे वालिद फौज में थे और फौज के ताल्लुकात आम्मा से उनका ताल्लुक था, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहते थे और मैं भी उनके साथ कभी कभी चला जाता था। तो मैं बहुत पाक साफ पाकिस्तान देखा करता था। जफाकश लोग, पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीजें थी कि दुनिया में वो चीजें नहीं मिलती, नायाब हैं, अभी तक नायाब हैं। और फिर जब मैंने होश संभाला तो मैंने ये सुना कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े मुल्क को कर्जा दिया है, यानी पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया है। ये मैंने सुना। मेरे होशो हवास में भी आज ये बात नहीं आती कि कभी पाकिस्तान ने किसी को कर्जा दिया होगा। फिर एक दिन खबर आती है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा फल दरियाफ्त कर लिया है जो मौसम्बी और संतरे से मिलकर बना है और दुनिया में उसकी बड़ी मांग हो रही है। ये भी मैंने सुना। फिर मैंने सुना कि पाकिस्तान ने एरोस्पेस, ब्रिटिश एरोस्पेस के लिए पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं बेला इंजीनियरिंग वालों ने, बटाला इंजीनियरिंग ने। तो ये भी बड़ी अजीब बात थी।
और फिर मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में नई नई इंडस्ट्री लग रही है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो आसमान से छू रही है। और फिर मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान सुनहरी दौर में दाखिल हो चुका है। और फिर अचानक मैंने ये देखा कि उस वक्त जब पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, फर्द वाहिद की हुकूमत थी, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। और डेमोक्रेसी जो है मेरे नजदीक, जिसकी डेमोक्रेसी की मैं तारीफ जो करता हूँ यूं करता हूँ कि सेलेक्ट 100, इलेक्ट 100, बाय 100, रूल ऑन मिलियन। और वही हुआ कि निज़ाम एक ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि अवाम सरचश्मे ताकत हैं। सही। अल्लाह ताला की जात को हमने एक तरफ रख दिया और अवाम को ताकतवर बना दिया। ठीक। फिर अवाम की ताकतवर से फिर हम इस पोजीशन में आए कि हमारी इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, उनकी खिड़की और दरवाजे भी बिक गए। वो जो एतमाद बिजनेसमैन ने किया था हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, वो एतमाद तबाह बर्बाद हो गया। ठीक। और वो दिन है और आज का दिन है, पाकिस्तान पनप नहीं पाया। और उसके बाद पाकिस्तान के कई अवामिल आते चले गए, डेमोक्रेसी चली गई, मार्शल लॉ दोबारा आ गया। मार्शल लॉ दोबारा आते के साथ ही फिर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ की ऐसी हुई कि वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर रिफ्लेक्ट हुई, जाके पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरी तरीके से तबाह बर्बाद किया। उसके लिए ना तो हुक्मरान जिम्मेदार थे, ना हुकूमत जिम्मेदार थी, मगर उसके लिए जो जिम्मेदारी आती है वो उन ताकतों की आती है जिन्होंने मिल के पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में धकेल दिया। आज हमारे पाकिस्तानी कभी किसी को बुरा कहते हैं, कभी किसी को बुरा कहते हैं। हम बुरा अपने आप को नहीं कहते, हम बुरे उन हालात को कहते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक पावर से इकोनॉमिक वीकनेस की तरफ चले गए और लोगों ने उससे फायदा उठा लिया। ठीक। देखें, मेरा नजरिया जो है पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि तमाम ताकतों के लिए, तमाम ममालिक के लिए, तमाम कौमों के लिए है कि जब तक तुम अपनी इकोनॉमिक दुरुस्त नहीं करोगे, तुम अपनी बात नहीं मनवा सकते। मतलब मैं अपने लिबास से अगर मिस्कीन नजर आऊंगा तो कोई मुझे रोटी भी नहीं खिलाएगा, मगर अगर मैं सीसल गे का या क्रिश्चियन डोयर का लिबास पहन के होऊंगा तो लोग मेरे साथ बैठना भी पसंद करेंगे। यही इकोनॉमी का भी ताल्लुक है। इकोनॉमी देखती है कि आपकी सोशो डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। आप एटम बम बना लेते हैं मगर बिजली आपके पास नहीं है, तो क्या कोई आपको तरक्की पजीर समझेगा? नहीं समझेगा। पाकिस्तान में बिजली नहीं आती थी, पाकिस्तान में बिजली जाने का तसव्वुर नहीं था, इसलिए कि पाकिस्तान के 4 बड़े प्रोजेक्ट जो थे, जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो तामीर किए गए थे, उन्होंने पाकिस्तान के 2000 मिलेनियम के लिए, उन्होंने सन 20 मिलेनियम के लिए उन्होंने बिजली जनरेशन कैपेसिटी के हिसाब से बनाई थी। ठीक ठीक। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। हम हुकूमत में आते गए, हम अपने मामलात को, हमने ये समझ लिया कि हम पाकिस्तान की दामादी में हैं, जो कुछ भी है वो हमारा है, हम जो चाहे कर लें, और तबकात बनते चले गए। हम 22 फैमिलियों को मुरीद इल्जाम ठहराते रहे कि 22 फैमिलियों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कब्जा किया हुआ है। हमने ये देखा कि 1970 से आज 2021 है, 2021 है, पाकिस्तान में 22 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जो 22 फैमिलियों से कहीं ज्यादा बड़ी फैमिली हैं। ठीक। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक पाकिस्तान की असल इकोनॉमी और एक पाकिस्तान की काले धन की इकोनॉमी। जी। एक जमाना ये होता था कि बोनस वाउचर की स्कीम होती थी और उसके अंदर छोटे मोटे घपले चलते रहते थे, मगर जब पकड़े जाते थे तो सजा भी खूब अच्छी होती थी। और आज ये हाल है कि हमारे घरों से तहखानों में अरबों रुपया भरा हुआ है और हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को तो बहुत अच्छे हालात में देखा, बहुत खराब हालात में भी देखा, जंगें भी 2-2 देखी,
अफगानिस्तान की जंग भी देखी, फिर अफगानिस्तान का अमन भी देखा, फिर अफगानिस्तान की जंग देखी, और फिर रिफ्यूजीज को देखा। कुछ मशरकी पाकिस्तान के रिफ्यूजीज थे, कुछ अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज थे। फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के लोगों ने पाकिस्तान आए, और किस तरीके से वो आए और कैसे कैसे आए, मगर उसका कोई सद्भाव करने वाला नहीं था, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत फिर फैलती चली गई, और आज तक लाकानूनियत कायम है। लेकिन ये पाकिस्तान की ऊंच नीच है। ठीक यूसुफ साहब, लेकिन मैं आपकी इस बात से इस तरह में इंस्पायर हो रहा हूँ कि इस सब के बावजूद भी जब मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा तो आपका विजन बहुत ब्राइट था। आपने फिर भी पाकिस्तान को एक ऑप्टिमिज्म के ग्लास से देखा कि 25 साल आगे, 100 साल के अंदर आप एक पाक वतन देखते हैं, आप एक पाकिस्तान देखते हैं। तो अब इस होप को मैं समझना चाह रहा हूँ कि सब कुछ देखने के बावजूद आपने एक पाकिस्तान की हिस्ट्री को मेंशन किया कि अप्स एंड डाउन्स और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से डाउन्स आए, लेकिन आप उस होप को फिर भी बिलीव करते हैं। ये होप कहाँ से आ रही है आपके पास? देखिए, बहैसियत एक मुसलमान के मुझे तो नाउम्मीद में हो ही नहीं सकता हूँ। ठीक। मेरे तो थ्योरीज में नाउम्मीदी तो है ही नहीं। इसी तरीके से जैसे इस्लाम के माशी निज़ाम में लॉस का तसव्वुर ही नहीं है। आप लॉस कब करते हैं, आपका नुकसान कब होता है? या तो आप बेईमानी करते हैं, या आप आलकस हों, या आपको काम ना आए, या आपके पास तालीम नहीं है। ये तमाम चीजें जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। ठीक। पाकिस्तान में किस चीज की कमी है, आप मुझे बताइए। कोई चीज की कमी है? पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। बेहतरीन सीजन है पाकिस्तान के, बेहतरीन वर्क फोर्स है, यंग वर्क फोर्स है। किस मुल्क के पास यंग फोर्स है? बिल्कुल। पाकिस्तान में पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान का निजाम एक ऐसा निजाम है कि अगर इसको राइज कर दिया जाए, जिसको कहते हैं आप सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशो इकोनॉमिक सिस्टम अगर आप कर दें, जिसको आप हुकूक लिबाद कहते हैं, तो पाकिस्तान को आलमी ताकत में शामिल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सही। पाकिस्तान में मोटिवेशन करने वाला आदमी कोई नहीं है, मोटिवेट करने वाला आदमी कोई नहीं है। आप ये देखिए कि जब भी कोई पाकिस्तान पे मुसीबत आती है, इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की कौम एक जगह खड़ी होती है। बिल्कुल। उस वक्त पे कोई शिया सुन्नी नहीं होता, कोई पंजाबी पख्तून नहीं होता। बिल्कुल। उस वक्त सब पाकिस्तानी होते हैं। तो ये क्यों हो जाते हैं? ये क्यों हो जाते हैं? आप मुझे बताइए कि इन बड़े शहरों में, खुसूसन कराची में, लाखों आदमी सड़कों पे बैठ के खाना खाता है। उनको खाना कौन खिला रहा है? अल्लाह ताला का वसीला कौन बन रहा है? सही। कोई तो बन रहा है ना। पाकिस्तान के विजन को जब आप सुनहरा विजन देखते हैं अपने तसव्वुर में, तो क्यों देखते हैं? पाकिस्तान की इंडिकेटर्स पे आपको एतमाद है, क्योंकि पाकिस्तान को आपने बहुत अच्छा देखा है। और बात यह है कि अगर अच्छाई से बुराई की तरफ आया है तो वो अल्लाह ताला की आजमाइश में है। ठीक। कौम अल्लाह ताला की आजमाइश में है, और अल्लाह ताला की आजमाइश उस वक्त पूरी होगी जब पाकिस्तान की कौम ये समझेगी कि हुकूक लिबाद और हुकूक अल्लाह दोनों इंटरलिंक हैं ईच अदर, एक दूसरे से, और ये दोनों जो हैं ये हमें पूरे करने हैं। देखें, हम अक्सर ये बातें करते हैं, और हमसे जब भी कोई ये बात, मैं किसी दूसरे मुल्क में जाता हूं कि तुम्हारे मुल्क में अच्छी चीज क्या है, तो मैं उनसे यही कहता हूं, किसी भी आप मुझसे पूछें तुम्हारे मुल्क में खराब चीज क्या है, ओके। मेरे मुल्क में कोई चीज खराब नहीं है। सही। मैं खराब हूं, मैं खराब हूं, क्योंकि मुझ में सब्र नहीं है और मुझ में शुक्र नहीं है, इसलिए मैं खराब हूं। मेरा मुल्क खराब नहीं है, मुल्क तो मेरा खराब हो ही नहीं सकता। मेरा निजाम खराब नहीं है, मेरा निजाम खराब नहीं हो सकता। देखें, अल्लाह ताला ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, पैदावारी अवामिल 4 रखे हैं। ठीक। मैन, मनी, कमोडिटी एंड सर्विसेज। ठीक। इंसान जो है वो मनी, कमोडिटी एंड सर्विस का जिम्मेदार है। नेक होगा तो फले फूलेगा, बद होगा तो इन्फ्लेशन ले आएगा। सही। मनी, पैसा इन्फ्लेशन नहीं लेके आता,
कमोडिटी इन्फ्लेशन नहीं लेके आती, सर्विसेज इन्फ्लेशन लेके नहीं आती, इंसान का दिमाग और उसकी नीयत इन्फ्लेशन लेके आती है। आज आप बताएं कि पाकिस्तान में बेहतरीन कीनू पैदा होता है जो 100 रुपए सैकड़ा जो चलता है, कहां से चलता है? बाग से। बिल्कुल। और 200 रुपए दर्जन मेरे घर में आता है। सही। 100 रुपए सैकड़ा यानी 100 रुपए के 100 कीनू चलते हैं और 12 कीनू 200 रुपए के आते हैं। तो इन तमाम सप्लाई चेन के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर कसूर किसका है? इंसान की नीयत का है। ठीक, नीयत है ना, कीनू का तो कसूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कीनू का क्या कसूर नहीं है ना कोई। आप इस तरह लगाएं, वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट इंडिकेट लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एन अनलिमिटेड वांट्स। ओके, ठीक है ना। सही। हाँ, सवाल पैदा ये होता है कि जब मुझसे क्लासरूम में मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो फिर आप बताएं, तो ये तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो मैंने कहा नहीं, तुम अशरफुल मखलूकात हो, अल्लाह ताला ने तुमको अशरफुल मखलूकात बनाया। क्या अल्लाह ताला तुम्हारे लिए महदूद वसाइल पैदा करेंगे? सुभान अल्लाह। नहीं करेंगे ना। तुम करते क्या हो कि तुम शादी ब्याह में जब जाते हो, खुद देख लो कि तुम अपनी प्लेटों को माउंटेन बना देते हो। बिल्कुल। थोड़ा सा खाते हो, छोड़ देते हो, वो माउंटेन बढ़ते 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 एक बड़ा जखीरा बन जाता है जिसको तुम फेंक देते हो उठा के। तुम्हारे घर में पानी आ रहा है, तुम जनाब नल पाइप से पानी लगा के धड़ाधड़ सड़क धो रहे हो। सही। वो सड़क तो सुबह खुद म्युनिसिपैलिटी धो के गई है, तुम क्यों धो रहे हो लेके? और तुम पानी को खुद कम कर रहे हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम, अल्लाह ताला ने सीजन बनाए हैं, उन सीजन के अंदर पैदावार है, वो पैदावार तुमने सीजन में कंज्यूम करनी ही करनी है। अगर कंज्यूम नहीं करोगे तो दूसरे सीजन में वो उसके नेगेटिव असरात होंगे। बिल्कुल। तुम क्या करते हो कि तुम हर साल 2 से 4 बिलियन डॉलर के सब्जी और फल और खुराक को जाय कर देते हो, कीमतें कम नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो आप मुझे बताएं, जब मुझसे लोग ये पूछते हैं कि आपके मुल्क में क्या अच्छी बात है, तो मैं कहता हूं मुझे ये बताओ मेरे मुल्क में क्या खराब बात है। मेरे मुल्क में एक खराब बात है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार नहीं हूं, मैं साबिर नहीं हूं, मुझ में सब्र नहीं है। मैं ओवरनाइट मिलियनर बनना चाहता हूं। फकीर भी ओवरनाइट मिलियन बनना चाहता है, और मोची भी ओवरनाइट मिलियनर बनना चाहता है, और वजीर आजम भी ओवरनाइट मिलियनर बनना चाहता है। जब सब ओवरनाइट मिलियन बनना चाहते हैं तो पूरा मुल्क जो है वो कल्लाश हो जाता है। लेकिन सही, वेरी इंटरेस्टिंग तो बात आप तो जी मैं कहता बात आप इंडिविजुअल पे ले आए, जो कि बहुत अच्छा एक तरह से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बात जाती है कि अगर हम उसी विजन पे वापस चलें कि हम इस तरह देखते हैं पाकिस्तान को, और आपने साथ ही साथ कुछ इकोनॉमिक्स की बातें भी हमें साथ में बताई, तो आज वो इंडिविजुअल फिर क्या करे? अगर हम अब दोबारा से अगर करंट टाइम में आ जाएं और आगे हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने फ्यूचर के बारे में, आपने सारी वो इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए कि हमारे पास वही इंडिकेटर्स जिन्होंने हमें सक्सेस दी इन द पास्ट, वो इंडिकेटर्स बदले नहीं हैं, वो अभी भी वही पोटेंशियल और वही चीज़ मौजूद है। ये सब आपने हमें अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसको क्या करें? आज 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 की जनरेशन जो कि 25 साल में हमारे मुल्क का फ्यूल होगा, इंजन होगा, चला रहा होगा मुल्क को, वो क्या करे आज? वो कौन से एक या दो अगर आप हमें काम दे दें, जो कि अब मैं ही नहीं कह रहा कि आसान होंगे कि मुश्किल, या आप हमें बताएंगे, लेकिन कोई ऐसे हमें डायरेक्शन दें कि हम इन चीज़ों पे फोकस करें और गामजन होना है उस डायरेक्शन में। देखिए जी, आपको सबसे पहले तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी जबान में कन्वर्ट करना होगा। ओके, ठीक है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप उर्दू में कन्वर्ट करें। फिर आपके जितने कानून हैं उनको सबको उर्दू में तब्दील करें। ठीक है, सबको उर्दू में तब्दील करें। तीसरी बात यह है कि तालीम के निज़ाम को एक करें, यानी मदरसे में भी वही तालीम दी जाए जो यूनिवर्सिटी में दी जाती है। यानी ये ना रखें कि तबका है जो यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है वो तो करेगा बादशाही, और जो मदरसे का पढ़ा है वो करेगा फकीरी। देखें, मौलवी का जो प्रोफेशन है वो कान में अजान देने से लेके कब्र में उतारने तक का उसका प्रोफेशन है। आप उसको अपने आप से अलग नहीं कर सकते। जब आप उसको अपने आप से अलग नहीं कर सकते
तो आप उसको अपग्रेड तो कर सकते हैं जदीद उलूम के साथ। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर यूनिवर्सिटी की तालीम ले रहे हैं, यानी आप रिवायती तालीम, कन्वेंशनल तालीम ले रहे हैं, तो आप कम से कम ये जरूर सोचिए कि एक निजाम जो इंसान ने बनाया, और वो 5 निजाम में है, यानी कम्युनिज्म, सोशलिज्म और जनाब अपना कैपिटलिज्म और सेकुलरिज्म, ये तमाम निजाम जो इंसान ने बनाए हैं, एक निजाम अल्लाह ने भी बनाया है जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक। वो निजाम क्या निजाम है? उसमें कुल ताकत अल्लाह ताला की है, कुल ताकत अल्लाह ताला की है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब कुल ताकत अल्लाह ताला की है तो अल्लाह ताला ने उस ताकत के जरिए उस निजाम को चलाना तो है। तो अल्लाह ताला ने जब उस निजाम को चलाना है तो हम उस निजाम को भी देखें, और वो क्या है? वो है सोशल जस्टिस, माशी इंसाफ। ठीक। तो अगर आपने आगे चल के एक कौम बनना है तो आपने सबसे पहले आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी जबान में करना होगा, अपने निजाम अदल को आम करना होगा। आपने ये तय करना पड़ेगा कि हुकूमत ने क्या करना है और अवाम ने क्या करना है। ठीक। यानी आपको मुकम्मल तौर से हर चीज को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक। जी, हर चीज को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। At source, nationalization is always been a disaster to the nation. आपकी हर चीज सिवाय कानून के, सिवाय करेंसी के, सिवाय बॉर्डर तहफ्फुज के, सिवाय फॉरेन रिलेशंस के, हर चीज जो है उसमें अवाम को शामिल करना पड़ेगा। यानी रेल की पटरी हुकूमत की है, रेल चलाने वाला प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है। बिजली की इंस्टॉलेशन जमीन पे, जिस जमीन पे की गई है वो हुकूमत की है, मगर बिजली की पैदावार करने वाला प्राइवेट सेक्टर है। एग्रीकल्चर हुकूमत की जमीन है, एग्रीकल्चर करने वाला प्राइवेट सेक्टर है। आप जब बैठ जाते हैं कि मैं एयरलाइन भी चलाऊं, मैं इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करूं, मैं रेलवे भी चलाऊं, मैं हेल्थ को भी देखूं, तो आप अपने ऊपर एक ओवर बर्डन कर देते हैं एक्सपेंसेस का, उस बोझ तले आप दबते चले जाते हैं। और फिर होता क्या है कि जब शहरी को ये मालूम होता है कि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, 28 को मुझे वैसे ही मेरे अकाउंट में तनख्वाह आ जाएगी, तो व्हेन कैट इज अवे द माउस प्ले। सही, कोई काम नहीं करता, और करेगा भी क्यों भाई? अगर आपको मैं छोड़ दूं, अगर मैं बच्चे से कहूं भाई तुम्हें, मैं उसकी तरफ तवज्जो ना दूं, तो क्या बच्चा पढ़ लेगा? सही। अगर मैं सुपरवाइजर मुकर्रर नहीं करूं, तो क्या लेबर काम कर लेगा? दुनिया का कोई लेबर काम नहीं करेगा अगर उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे, अगर उसको टारगेट नहीं देंगे। देखें, कौमें टारगेट से बनती हैं। ठीक। बदकिस्मती पाकिस्तान में किसी के पास कोई टारगेट नहीं है, सिवाय बैंकर के पास टारगेट है कि उसे 30 जून को और 31 दिसंबर को इतने करोड़ रुपए अकाउंट में लाके देने, अगर नहीं देगा तो तनख्वाह बढ़ेगी नहीं। बाकी कोई टारगेट नहीं है, इस मुल्क में टारगेट ही कोई नहीं है, और दुनिया में टारगेट लेके चलते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं मैं नौकरी पे आया तो मैं एक बहुत बड़े आदमी के अंडर में मैंने काम किया। उसने कहा लिखना पढ़ना आता है? मैंने कहा जी आता है। कितना आता है? मैंने कहा इतना आता है। अच्छा, तो एक दरखास्त लिख के लाओ और उसमें वजह बताओ कि तुम कल क्यों दफ्तर नहीं आओगे। अच्छा, ठीक है। बहुत बड़ा आदमी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा आदमी, मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूं कि बस।
मैं दरखास्त लिखा, आधा घंटा लग गया मुझे दरखास्त में, खैर लिख के आया, मैं उसको ला के दिया, उसने दरखास्त पढ़ी और उसने उस पूरी दरखास्त पे क्रॉस लगा दिया। अच्छा। हाँ, उसने कहा ये तो आपकी तालीम है। अच्छा। ये आपकी तालीम है, ठीक। इंग्लिश स्कूल के आप पढ़े हुए हैं, मैं 3rd डिवीजन मैट्रिक हूं ठीक। और मैं इस पूरे इदारे का सरबराह हूं, 3rd डिवीजन मैट्रिक हूं, इस पूरे इदारे का सरबराह हूं, और ये आप ये करके आए और ये आपने क्रॉस लगा दिया, और माशाल्लाह आप जिस बाप के बेटे हैं उसका तो बहुत बड़ा नाम है। क्या हुआ, मेरी कमी को मेरे वालिदैन तक लेके जाया गया। ओके, ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी होती है, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। और अगर आज एक आदमी को ये मालूम हो जाए कि उसका किरदार उसके वालिदैन पे जाके खड़ा होगा, तो वो कभी भी किसी चीज में कमी नहीं रखेगा, पूरी कोशिश करेगा कि सब चीजें पूरी हों। हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। There should be always been a target before going into the professional life. You must have your own target, and the target that has been given by your organization. An organization must ensure that there should be a target कि आज आपने इतने काम करने हैं। तो टारगेट ओरिएंटेड निजाम सिर्फ इसको दुरुस्त कर सकता है, और आपको अगर एहसास जिम्मेदारी है और आप ये समझते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम आपके काम नहीं आएगा, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम काम आएगा, तब कहीं जाके आप अपने हालात को दुरुस्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक सिस्टम में आप एटम बम बना लेते हैं कितने $बिलियन का, और आपके पास बिजली तो है ही नहीं। ये इंटरकनेक्टेड है, मतलब आप उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये अकेली इकोनॉमिक एक डायरेक्शन नहीं चल सकता जब तक कि उसका सोशल इम्पैक्ट भी ना है। जी, मैं एक चीज ऐड कर दूं, देखिए आज कोविड-19 के सब शिकार हुए हैं, कोविड-19 पे है ना सारे जी। सबसे ज्यादा अमवात किन मुल्कों में हो रही है, जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है। बिल्कुल बढ़ी हुई है ना, किस वजह से? टेक्नोलॉजी तो आपने बढ़ा दी, सोशल सेक्टर की तरफ इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर दिया। सही। हर आदमी एयर कंडीशन में बैठा हुआ है, इधर से उधर जाना होता है गाड़ी में जाता है, हर चीज मुयस्सर है उसको, जंक फूड बेइंतहा, हर चीज आसाइश मौजूद है। आसाइशें जो हैं, आराम जो है, वो कोविड उसको पसंद करता है। कोविड उस पर जाके अटैक करता है जो कि आराम पसंद आदमी है, इंसान है। आप देख लीजिए हमारे गांवों गोठों में कितने आदमी कोविड का शिकार हुए। हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, ये जो मासी होती है, इनको कोविड नहीं होता। कोविड मुझे होता है क्योंकि मैं एयर कंडीशन में रहता हूं, मैं गाड़ी में घूमता हूं, मैं वॉक नहीं करता। मुझे सुबह मैंने सूरज ही नहीं देखा, कितने सालों से सूरज नहीं देखा। रात को मैं जिस वक्त सोने के लिए जाता हूँ उस वक्त खाना मेरे यहाँ रखा हुआ होता है, क्योंकि मैं 12 बजे खाना खाता हूँ। सही। तो कब तक मेरा मैदा उसको पंप करके उसको डाइजेस्ट करेगा? तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो खाना यहाँ रखा होता है, लिहाजा मैं हार्ट अटैक तो मुझे होता है, मगर दवा मुझे नहीं मिलती। दवा मुझे, पैसे हैं तो मुझे मिलेगी, दवा नहीं मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि कोविड-19 को भी अगर आप ले लेना तो कोविड-19 भी कहता है कि सोशो इकोनॉमिक्स को बढ़ाओ, इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं रखा। हाँ, मतलब अकेला इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता जब तक कि सोशल, हाँ जब तक कि जी, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट आप लाए। तो यूसुफ साहब, इसको थोड़ा सा समरी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा आपने हमें विजन अपना शेयर किया। मैं तो इससे रेजोनेट करता हूँ कि एक पाक वतन है जिसमें एक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, सोशल जस्टिस है, इक्वल राइट्स हैं, लेकिन वही ना आइडियलिज्म लगता है जब ऐसी बात करते हैं, तो एक आइडियल वो लगता है और लोग समझ नहीं पाते कि उस तक कैसे पहुंचे। तो उसमें आपने कुछ हमें गाइडेंस भी दी कि भाई हमें लैंग्वेज को जो है वो मतलब अंडरस्टैंडेबल करना पड़ेगा। मतलब आप जब कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को उर्दू में करें, तो आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब लोग समझें कि भाई एक मुल्क का रूल क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, मेरी मुल्क पे जिम्मेदारी क्या है। एग्जैक्टली कि ये मेरा मुल्क है। और आपने अकाउंटेबिलिटी की बहुत बात की, जिसका मैं भी बहुत बात करता हूँ इसके ऊपर, कि हमें ओन करना पड़ेगा भाई ये मेरा मुल्क है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, और उसने ये नहीं किया और मेरी किस्मत खराब है, और ये इस तरह की बातें जो हैं ये हमें जेब नहीं देती, क्योंकि हमें अपना रोल प्ले करना है।
और फिर आपने और हमें एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि गोल सेटअप करें, अपने मतलब विजन के साथ अलाइन करते हुए अपने टारगेट्स रखें, और वो पर्सनल भी हो सकते हैं, और किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, और फिर मुल्क के हो सकते हैं, और फिर उन टारगेट्स के ज़रिए हम अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं। तो काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही यूसुफ साहब। इस्लामिक पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर आप थोड़ी सी इसको टच कर लें, फिर इंशाल्लाह अगर आगे मौका मिला तो किसी और डिस्कशन में इसको इलेबरेट करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम वो सीट छोड़ते हुए जाएं हमारी ऑडियंस के लिए, कि आपके जहन में क्या आता है कि ये जब बैलेंस्ड इक्वेशन होती है किसी माशरे में फ्रॉम अ इस्लामिक एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, तो आप क्या, अगर एक शॉर्ट अगर हमें देखिए मैं आपको बताऊं, ये सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। देखें, आप कहते हैं हम मदीना की रियासत का तसव्वुर लेके आए हैं। मदीना की रियासत में 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। 4 चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, आप मदीना की रियासत का तसव्वुर तो टच भी नहीं कर सकते। सबसे पहले ये कि मदीना की रियासत में आपके पास इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम होनी है, ठीक है। दूसरा, आपके पास इस्लाम का निज़ाम अदल, ठीक है। तीसरा, सोशल जस्टिस, ठीक। और चौथा, राइट मैन ऑन द राइट जॉब, मेरिट। ये 4 चीजें बड़ी जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। देखें, अगर मैं आज आपको एक बात बता दूं। अब वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि कहाँ ये सब चीजें लिखी हैं, आप बताएं कहाँ लिखी हैं। देखें, कहीं लिखी नहीं होती। कुरान मजीद शुरू होता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ठीक। इक़रा के मतलब क्या है? पढ़। क्या पढ़ो? अगर आप अलिफ काफ रे अलिफ करेंगे तो इस्लाम के इकोनॉमिक्स की 3 सोर्सेज हैं जहां से मालूम होता है इस्लाम का इकोनॉमिक्स कैसे बनता है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स उस दिन बनी थी जिस दिन इंसान को पैदा किया गया था, बनाया गया था। पैदा नहीं बल्कि बनाया गया था। मट्टी से लिया था और मट्टी को अमानतन लिया गया था और कहा गया था कि हम ले रहे हैं और वहीं देंगे जहां से ली है, और जितनी ली है उससे दुगनी देंगे। सही। तो लिहाजा पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अमानत के तस्वुर से आप चलें तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं इसकी हर चीज आपके पास अमानतन अमानत है। ठीक, ठीक है ना। एक तो ये तस्वुर आ गया। ठीक। अब जनाब, जब आप इकरा के ऊपर जाते हैं तो इकरा की 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो हैं उसके ऊपर आपका मुकम्मल ईमान होना जरूरी है। अलिफ से अल्लाह, काफ से कुरान, रे से रसूल। अल्लाह ताला के अहकामात कुरान में आए और कुरानी अहकामात को अप्लाई किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर इन 3 पे आपका ईमान नहीं है तो आपके पास नॉलेज की सोर्सेज कंप्लीट नहीं है। ठीक। तभी इकरा लफ्ज आया ना, पढ़। तो पढ़, क्या पढ़? ये 3 सोर्सेज। अच्छा, अब जब आप इसके ऊपर आते हैं तो सबसे पहले आपको तालीम के ऊपर जोर देना पड़ेगा। आपको ये तय करना पड़ेगा कि औरत और मर्द दोनों जो हैं वो पैदावारी अवामिल हैं। उससे माशरा भी बनता है, उससे माशियात भी बनती है। बिल्कुल ठीक। औरत अगर घर में बैठे सिर्फ हांडी चूल्हा करती रहेगी तो उसको क्या मालूम कि उसका बच्चा जो है बाहर जाके क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। उसको क्या मालूम कि जनाब उसके मियाँ की इकोनॉमिक्स क्या है, वो किस तरीके से घर चला रहा है। ठीक। लिहाजा आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन इस्लाम में इन 4 चीजों का तस्वुर है कि 4 चीजें करेंगे तो आपकी रियासत बनेगी। दूसरी रियासत, इस्लाम ये कहता है कि देखें जी, कोई चीज भी आपकी अपनी नहीं है। हर चीज की मिल्कियत अल्लाह ताला के पास है और इंसान जो है उसका कस्टोडियन है, और इंसान को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सोशल जस्टिस से करनी है। तो हर चीज पे जो आप कब्जा करके बैठ जाते हैं तो ये कब्जा नहीं होता। यानी हुकूमत पूरी इंडस्ट्री नेशनलाइज कर लेती है, नहीं कर सकती। अगर हुकूमत किसी इंडस्ट्री को चला रही है तो उस इंडस्ट्री में हुकूमत चलाने के लिए उसके वर्कर को पेंशन दे रही है, प्रोविडेंट फंड दे रही है, ग्रेजुइटी दे रही है, जमीनें दे रही है और मराद दे रही है। तो मुल्क का 20% हिस्सा तो मराद याफ्ता है और बाकी 80% हिस्सा जो है वो इन तमाम चीजों से महरूम है।
आप मैं देखे ना, मैं अगर फर्ज कर मैं आज 67 का हूं, मैं कब्र में जाने तक अपने रिस्क खुद कमाऊंगा ना। मैं मेरे पास पेंशन है ना, प्रोविडेंट फंड है ना, ग्रेजुएटी है ना, इलाज है ना, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है ना। तो मैं मगर अगर मेरे मुकाबले में कोई गवर्नमेंट से रिटायर होगा तो उसके पास पेंशन भी होगी, प्रोविडेंट फंड भी होगा, वो उसको इन्वेस्ट कर देगा। दूसरी बात ये कि वो रिटायर होने के बाद उसको दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लिहाजा पेंशन भी ले रहा होगा, नौकरी भी ले रहा होगा। ये तमाम चीजें आती हैं, तबकात पैदा करती हैं, और इसमें फिर जलन पैदा होती है, फिर इसमें क्राइम पैदा होता है। देखें, मैं आपको आज एक चीज बताऊं जिसको शायद आप सुन के बड़े हैरान होंगे। मैं जब सर्कुलेशन ऑफ करेंसीज को निकाल के उसको छुपा देता हूं तो मैं इन्फ्लेशन में चला जाता हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं छुपाता कैसे हूं कि मैं करेंसी नोट्स को बड़ा कर देता हूं, यानी 5,000 40,000 इसके अंदर मैं नोट्स में कर देता हूं, तो छोटी सी जगह में बहुत सी करेंसी आ जाती है। सही। अब मैं छोटी सी करेंसी को कि 4 गड्डियां रख के दुबई चला जाता हूं, दुबई से मैं जनाब उसको जाके फॉरेन करेंसी में चेंज करा लेता हूं और उसको लाके यहाँ पर अपने यहाँ घर में स्टोर कर देता हूं और बड़ा कर देता हूं। वो करेंसी जो दुबई में बेची है वो उसको टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो करेंसी वहां खरीद ली जाती है और टेररिस्ट को दी जाती है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ करो। टेररिस्ट जो है दुनिया में कभी भी फॉरेन करेंसी पे काम नहीं करता, वो हमेशा लोकल करेंसी पे काम करता है। और वो पाकिस्तान के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के कारोबार में भी खिलाफ भी इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान की सालियत के खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब सर्कुलेशन ऑफ करेंसी को मैं निकालता हूं और छुपाता हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है। अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, लोग खरीदना कम कर देते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, इंडस्ट्री बैठ जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है और क्राइम बढ़ जाता है। जब मैं सर्कुलेशन ऑफ करेंसी को 100 रुपए पे लेके आता हूं तो ये 100 रुपए का नोट जो है ये पता है क्या काम करता है? 100 रुपए का नोट जो है ये सर्कुलेशन में जाता है, सीधा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है। 100 रुपए के नोट को मैं ब्लैक में नहीं ले जा सकता, व्हाइट में रखूंगा। तो 100 रुपए से जब मैं बनाता हूं तो इससे जब सर्कुलेशन में ये करेंसी आती है, वो जो छुपी हुई करेंसी है जब सर्कुलेशन में आती है तो कॉस्ट ऑफ करेंसी कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो प्राइसेस कम होती हैं, प्राइसेस कम होती हैं तो कंजम्पशन ज्यादा होती है, कंजम्पशन ज्यादा होती है तो प्रोडक्शन ज्यादा होती है, प्रोडक्शन से इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रोक्योरमेंट ज्यादा होती है, प्रोक्योरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट जब ज्यादा होती है तो क्राइम कम होना शुरू हो जाता है। बहुत तो मुझे हर चीज को प्राइवेटली लेना है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के अपने तकाजे बहुत हैं। प्राइवेटली जब तक आप नहीं करेंगे जब तक आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी नहीं। इस्लाम कहता है कि हर चीज इंसान से कराओ और आजाद माहौल में कराओ। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जनाब आप ये ना करें और आप ये करें और आप इस तरीके से करें। शरीयत ये कहती है कि तुम्हें काम करना है और कुछ नहीं करना। तुम्हारे लिए छुट्टी का कोई दिन मुकर्रर नहीं है, तुम्हारी छुट्टी सूरज गुरूब होने से सूरज निकलने तक की है, बाकी 7 दिन तुमने काम करना है। नबियों वलियों ने सबने 7 दिन काम किया था। आपके पास 365 दिन में 200 दिन छुट्टियां होती हैं, तो फिर उसके बाद कहते हैं रिसोर्सेज आर स्केर्स। सही सही, वेरी इंटरेस्टिंग यूसुफ साहब। मैं आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करूंगा। आई थिंक आपने हमें काफ़ी कुछ सोचने के लिए दिया है और अपनी ऑडियंस को भी मैं अब यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी सारी बातें हमने की, लेकिन हम दोबारा से अगर अपने मुद्दे पे आएँ कि पाकिस्तान के अंदर वो सारा पोटेंशियल मौजूद है जो कि इसको एक लीडिंग नेशन बना सकता है। मैं तो टॉप 10 इकोनॉमीज़ की बात करता हूँ जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ फ्यूचर के अंदर, लेकिन उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और आज यूसुफ साहब ने हमें एक डायमेंशन बताया कि स्टेट लेवल पर जो है हमें कितनी प्राइवेटाइजेशन और अपनी ओनरशिप जो है सिटीजन लेवल पे आनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड ये है कि भाई वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, वो अपने फॉरेन पॉलिसी पे फोकस करें, वो ऐसी चीज़ों पे फोकस करें कि प्राइवेट सिटीजन फिर उसको अपनी मतलब ज़मीन की ओनरशिप, जिस तरह यूसुफ साहब ने कहा कि वो तो गवर्नमेंट के पास रहे, लेकिन उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर हो रहा है या उसके ऊपर कोई पावर प्लांट सेटअप हो रहा है या रेल की पटरी, जिस तरह यूसुफ साहब ने कहा कि वो गवर्नमेंट ओन करे, लेकिन उसके ऊपर जो ट्रेन चल रही है वो एक प्राइवेटाइज हो। तो इस तरह की पब्लिक प्राइवेट
रिलेशनशिप के अंदर जो है ये चीज़ बन सकती है। उन्होंने हमें एक डायरेक्शन दिखाया। डिबेट इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। पाकिस्तान डिस्कशन सीरीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को लाकर डिफरेंट ओपिनियंस ला रहे हैं ताकि हमें सोचने का कुछ मवाद मिले, और इंशाल्लाह ये चीज़ कैसे बढ़ती है तो मुझे भी नहीं पता। डिस्कशन इवॉल्व हो रही है और टॉपिक्स आते जा रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मौका बना तो यूसुफ साहब को हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात को आगे फैलाएं, और हो सकता है हम किसी और शख्सियत के साथ इनको बिठाकर एक इंटरेस्टिंग डिबेट की तरह कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल से हमने काफ़ी आपको होमवर्क दे दिया, हमारी ऑडियंस को सोचने के लिए, और हमारे साथ इंगेज करें, कमेंट्स के ज़रिए मेरे साथ रीच आउट करें। और यूसुफ साहब के लिए कोई सवाल हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में हमें भेजें, मैं इंशाल्लाह उनको पहुंचा दूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि उसका भी जवाब दे सकें। सीखने सिखाने का माहौल यूटीपी का, यूटोपिया का एक की एलिमेंट है, और हम उसको इंशाल्लाह आगे भी चलाते रहेंगे। इसके साथ ही मैं यूसुफ साहब का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, और बाकी सबको बहुत सारी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।